मंडल स्तरीय महारैली की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मोहन मेश्राम साहब, मंच पर उपस्थित तमाम पार्टियों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, कार्यक्रम के सम्मानित वक्तागण और पूरे आगरा मंडल के कोने कोने से आए हुए मूल निवासी साथियों, देश की आजादी को 74-75 साल हो रहे हैं, लेकिन 74-75 साल की आजादी में जो मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। अगर मुल्क के हालात के बारे में हम लोग बात करें तो चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब के लोग हो, चाहे ओबीसी के लोग हो, या फिर अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग हो, सभी के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। अगर हम शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात करें तो आप लोगों को भी इस बात की जानकारी होगी कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है तो कहीं घोड़ी पर चढ़कर बारात में ही निकालने दिया जाता है। और हैरानी तो इस बात की भी है कि आजादी के 74-75 साल में एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को राष्ट्रपति भी बनाया जाता है, मगर वो राष्ट्रपति जी जब मंदिर में जाते हैं तो उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है और उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पूजा करना पड़ता है। इतने ज्यादा हालात खराब हैं। आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है और जब आदिवासी इसका विरोध करते हैं उन्हें नक्सलाइट घोषित किया जाता है और गोलियों से मारा जाता है। इस देश में अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते। जब दिल्ली में किसानों के समर्थन में सिखों ने आंदोलन शुरू किया तो सिखों को इस देश में खालिस्तानी कहा गया। बहुत बड़ी तादाद में सिखों का कत्लेआम इस देश में पहले भी हो चुका है। क्रिश्चियनों की संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, उनके चर्च पर हमले हो रहे हैं। बुद्धिस्टों के जो ऐतिहासिक स्थान है उस पर मनुवादियों का कब्जा करवाया जा रहा है। और जो देश की बहुत बड़ी माइनॉरिटी है जिसे मुस्लिम माइनॉरिटी कहा जाता है, आजादी के 74 साल में मुसलमानों को इस देश में आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की गई, पाकिस्तानी घोषित करने की कोशिश की गई। और इनके हालात आजादी के 74 साल में इतने ज्यादा बिगड़ गए कि मुसलमानों की आबादी, मुसलमानों का परसेंटेज देश में कम और जेल में ज्यादा है। इतने ज्यादा मुसलमानों के हालात खराब। इतना ही नहीं साथी, आजकल मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है ये मुसलमान नहीं तय करता। मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है ये तय करने का काम आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे करते हैं। कभी भी किसी मुसलमान को पीट लिया जाता है, मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जाता है। जैसे शेड्यूल कास्ट के हालात खराब हैं, शेड्यूल ट्राइब के हालात खराब हैं, माइनॉरिटीज के हालात खराब हैं, वैसे ही देश में जो एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, ओबीसी समाज कहा जाता है, जिसकी आबादी आधे से अधिक है, इनके भी हालात कोई अच्छे नहीं। इनके हालात कितने ज्यादा खराब हैं तो आजादी के 74 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की भी गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर 52% पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती आजादी के 74 साल में नहीं। 2014 में मोदी जी आए थे और जब मोदी जी आए तो मोदी जी ने कहा हम तो पिछड़ी जाति के हैं, हम तो चाय बेचने वाले हैं, हम तो नीच जाति के हैं। हमारे लोगों ने सोचा अरे यार मोदी जी पिछड़ी जाति का है, अपना आदमी है,
चाय बेचने वाला है, गरीब आदमी है। मोदी भी गरीब है, हम लोग भी गरीब है। अगर मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। फिर मोदी जी ने कहा काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख सबके खाते में डालेंगे। तो हमारे लोगों ने सोचा अरे यार मोदी जी तो कोई नेता आदमी नहीं लग रहा है, मोदी जी तो कोई संत महात्मा आदमी लग रहा है जो काला धन लाना चाहता है और गरीबों को 15-15 लाख बांटना चाहता है। तो हमारे लोगों ने मोदी जी को समर्थन किया, हमारे लोगों ने मोदी जी को वोट दिया। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए और एक दिन रात को 8 बजे टीवी पर आ गए और कहा भाइयों बहनों, हमारे लोग बहुत खुश हो गए। सोचा मोदी जी टीवी पर आ गए तो 15-15 लाख खाते में डालने की बात करने वाले हैं। हमारे लोग टीवी के पास में जाकर बैठ गए। लेकिन मोदी जी ने कहा भाइयों बहनों, आज से 500 और 1000 के नोट बंद किए। हमारे लोग समझ नहीं पाए कि अरे मोदी तो 15-15 लाख खाते में डालने वाले थे, ये 500-1000 के नोट बंद करने की बात कहां से आ गई। तो आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल वालों ने समझाया अरे चिंता मत करो, पहले 500-1000 के नोट बंद होंगे। जो काला धन भ्रष्ट अधिकारियों के पास में है, जो काला धन भ्रष्ट नेताओं के पास में है, जो काला धन भ्रष्ट उद्योगपतियों के पास में है, वो सारा काला धन निकल कर बाहर आएगा। और जब काला धन निकल कर बाहर आएगा तो भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट पूंजीपति, भ्रष्ट नेता, जैसे आप ठेला चलाते हो, भ्रष्ट अधिकारी भी ठेला चलाने का काम करेगा। जैसे आप रिक्शा चलाते हो, भ्रष्ट अधिकारी भी रिक्शा चलाने का काम करेगा। जैसे आप खेती किसानी करते हो, भ्रष्ट अधिकारी भी करने का काम करेगा। भ्रष्ट अधिकारी आपकी लाइन में खड़ा हो जाएगा और आपके खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे तो आप तो आगे चले जाओगे और भ्रष्टाचारी पीछे चले जाएंगे। तो हमारे लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन जब नोट बदलने की लाइनें लगी तो एक भी भ्रष्ट अधिकारी, पूंजीपति, एक भी नेता उन लाइनों में लगा नहीं। अगर लाइनों में लगा कोई तो गरीब मजदूर किसान लगा, और लाइनों में लगकर जिसने अपनी जान गंवाई उसमें एक भी भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट पूंजीपति नहीं था। सारे के सारे गरीब किसान मजदूर लोग थे। तो साथियों, हम लोगों को समझने की जरूरत। इतना ही नहीं, एक बार फिर मोदी जी रात को 8 बजे टीवी पर आ गए और कहा, टीवी पर आकर के क्या कहा, भाइयों बहनों, हमारे लोग फिर खुश हो गए, लग रहा 15-15 लाख आने वाला है। कहा भाइयों बहनों, आज से जनता कर्फ्यू शुरू किया जाए, आज से जनता कर्फ्यू शुरू किया जाए। अब हमारे लोग, कोई दिल्ली में फंसा हुआ है नौकरी के चक्कर में, कोई बॉम्बे में फंसा हुआ नौकरी के चक्कर में, कोई लुधियाना में फंसा हुआ नौकरी के चक्कर में, कोई हैदराबाद, तेलंगाना, कर्नाटक में फंसा हुआ नौकरी के चक्कर में। हमारे लोग वहां फंसे और मोदी जी ने जनता कर्फ्यू घोषित कर दिया। हजारों किलोमीटर तक पैदल हमारे गरीब लोगों को चलना पड़ा, हजारों किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। गर्भवती महिलाओं को पैदल चलना पड़ा, छोटे छोटे बच्चों को पैदल चलना पड़ा, और पानी तक नसीब नहीं हो रहा था। और हमारे आप जैसा कोई अच्छा आदमी अगर सोचता था कि इनको पानी पिला दिया जाए, बिस्किट की एक पैकेट दे दिया जाए, तो ये योगी की जो पुलिस है ये 4 डंडे उसको भी लगाती थी और 4 डंडे पानी पिलाने वालों को भी लगाती थी। तो देश को क्या बना दिया, समझने की जरूरत है। और जिस ओबीसी के नाम पर मोदी जी रोना रो रहे थे, जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गए तो 314 ओबीसी के बच्चे जो आईएएस की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति को रोक दिया। पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। पिछड़े वर्ग के बच्चों को विकास के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। और इससे भी बड़ी भयानक बात कि पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं किया, जानवरों की गिनती किया, मगर पिछड़ों वर्ग की गिनती करने के लिए पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं करेंगे।
आरएसएस के कहने पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने का काम कर दिया। तो एक बार तो पिछड़ा होने का डंका पीटते हो और सारा काम पिछड़ों के विरोध में करते हो, तो अभी ये बात पिछड़ों के समझ में आ गई है और 2022 के चुनाव में पिछड़े वर्ग के लोग योगी और मोदी को सबक सिखाने का काम करेंगे। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ। 14 में भी धोखा हुआ साथियों, और 17 में यूपी का चुनाव था। केशव प्रसाद मौर्य का नाम उछाला गया, कहा गया बीजेपी को बहुमत मिलेगा तो केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बहुमत मिल गया, केशव को उप बनाकर चुप कर दिया और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। और जब उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर अगर किसी के हुए तो पिछड़े वर्ग के लोगों के हुए। सबसे ज्यादा हत्याएं किसी की हुई, पिछड़े वर्ग के लोगों की हुई। हमारे लोगों को बताया गया था कि बीजेपी की सरकार बनाओ, सब नौकरियां तुमको मिलेगी। अरे गोरखपुर यूनिवर्सिटी का मामला उठाकर देख लो, SC ST OBC को कितनी नौकरियां मिली। बांदा यूनिवर्सिटी का मामला उठाकर देख लो, SC ST OBC को कितनी नौकरियां मिली। API की भर्ती हुई, उठाकर देख लो। प्रिंसिपल का रिजल्ट निकला, उठाकर देख लो। हर जगह घोटाला हुआ और आपके हक के साथ हकमारी हुई है। इसलिए साथियों, ये जो वक्त है, ये वक्त हिसाब किताब करने का है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की परिवर्तन यात्रा पर था। मुझे बहुत सारे किसान मिले। हमने किसानों से पूछा क्या हालचाल है। किसानों ने कहा पटेल जी हालचाल कोई अच्छे नहीं है। हमने कहा अच्छे क्यों नहीं, हमने कहा अच्छे क्यों नहीं है। तो कहा, किसानों ने कहा कि अच्छे इसलिए नहीं है कि एक तो योगी के गुंडे छोड़ दिए गए हैं, ऊपर से योगी की पुलिस परेशान कर रही है, और उससे भी ऊपर का जो मामला है, योगी ने आवारा पशु खेतों में छोड़ दिए हैं। जब योगी ने आवारा पशु खेतों में छोड़ दिए हैं तो उससे क्या हो रहा है कि रात को 2-2 बजे योगी के जो आवारा पशु है वो फसलों को खा रहे हैं। तो किसान को रात में लाठी लेकर के आवारा जानवरों को भगाने का काम करना पड़ रहा है। तो साथियों, हम लोगों को समझने की जरूरत है कि इस देश में जो बीजेपी की सरकार है, जो आरएसएस की सरकार है, वो इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी चाहे जो भी हो सभी के विरोध में है। इस देश का जो किसान है, किसानों के खिलाफ में 3 काले कानून लाए गए। किसानों के खिलाफ में 3 काले कानून लाए गए, और किसानों के खिलाफ में जब 3 काले कानून लाए गए तो पहले आरएसएस बीजेपी के लोग कहते थे कि वो तीनों कानून किसानों के फायदे में है, किसानों के फायदे में है, किसानों के फायदे में है। ऐसा प्रचार करते थे कि किसानों के फायदे में है। लेकिन जब किसानों ने लगातार आंदोलन चलाया, 600-700 किसान शहीद हो गए, और फिर चुनाव आ गया 2022 का, तो योगी और मोदी को लगा कि 2022 का चुनाव आ गया है, अभी किसान 2022 के चुनाव में सबक सिखाने का काम करेंगे। जब डर लगा किसानों से तो नरेंद्र मोदी टीवी पर आए और माफी मांगते हुए कहा, मैं तीनों कानून वापस ले लेता। अब आरएसएस बीजेपी के लोग कितने महान हैं जो 3 कानून वापस लिए। पहले कहते थे ये किसानों के फायदे में है, अब कहते हैं हमने वापस ले लिए इसलिए हमें वोट दो। अरे भाई, तुमने ही लाए, तुमने ही वापस ले लिए, तुमने लाए, तुमने वापस ले लिए, और 600-700 किसान उसमें शहीद हो गए, तो तुमको कैसे वोट दे। तुम्हारी वजह से 600-700 किसान शहीद हो गए तो वोट तुमको कैसे दे। तो साथियों, समझने की जरूरत है। पहले हमारा सर फोड़ा, ईंटा मारकर, पत्थर मारकर पहले हमारा सर फोड़ा, और सर फोड़ने के बाद में पट्टी करवाया और कहा हमने तुम्हारी पट्टी करवाया इसलिए हमें वोट दे दो। तो हमें समझने की जरूरत है, हमारे साथ में धोखेबाजी हो रही है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे देश नहीं बिकने दो, कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, और अब क्या कहते हैं, देश के अंदर देश है ऐसा कुछ बचने ही नहीं। पहले कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, और अब क्या कहते हैं, देश के अंदर देश है ऐसा कुछ
बचने ही नहीं दूंगा। इंडियन ऑयल बेचा, भारत पेट्रोलियम बेचा, बीएसएनएल बेचा, रेलवे बेचा, एयरपोर्ट बेचा और लाल किला भी गिरवी रखने का काम किया। तो साथियों, ये केवल बेच नहीं रहे सरकारी संपत्तियां, बल्कि एससी एसटी ओबीसी का जो संवैधानिक अधिकार है आरक्षण, वो भी जीरो हो रहा है। हमें समझने की जरूरत है। एक दौर था जब हमारे समाज के अनपढ़ लोग भी टेलीफोन में गड्ढा खोदने के लिए जाते थे, रेलवे में गड्ढा खोदने के लिए जाते थे, पीडब्ल्यूडी में गड्ढा खोदने के लिए जाते थे। जब वो जाते थे वहां परमानेंट हो जाते थे। गांव से 10 आदमी और लेकर जाते थे, उन्हें भी परमानेंट करने का काम करते थे और फिर वो रिटायर होते थे, पेंशन लेने का काम करते थे। लेकिन आज जब रेलवे रहेगा नहीं, बीएसएनएल रहेगा नहीं, सरकारी विभाग रहेंगे नहीं, सरकारी संस्थाएं रहेगी नहीं, तो जो आरक्षण है वो कागज पर रहेगा लेकिन प्रैक्टिकल में जीरो हो जाएगा। तो ये जो साजिश हो रही है, इस साजिश को समझने की हम लोगों को जरूरत है। मैं चैलेंज देना चाहता हूं मोदी जी को और योगी जी को, और ये कहना चाहता हूं कि पिछड़ों के समर्थन में, शेड्यूल कास्ट के समर्थन में, शेड्यूल ट्राइब के समर्थन में, माइनॉरिटीज के समर्थन में एक भी अच्छा काम किया हो तो बता दो। एक भी अच्छा काम नहीं किया, और जब एक भी अच्छा काम बताने लायक नहीं किया तो इसलिए दिन रात क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। जब एक भी अच्छा काम बताने लायक नहीं किया तो काम बताकर वोट नहीं मांग सकते, क्योंकि एक भी अच्छा काम नहीं किया। और जब काम बताकर वोट नहीं मांग सकते तो हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना चाहते हैं। इसलिए साथियों, हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा नुकसान इन मनुवादियों की वजह से हुआ है। 90-92 में जब पिछड़े वर्ग की आरक्षण की लड़ाई चल रही थी, मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी, 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। 52% ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया गया था। अगर पिछड़े वर्ग के लोग उस समय सतर्क होते और इनके झांसे में नहीं आए होते तो पिछड़े वर्ग के लोग देश की पार्लियामेंट घेरने का काम करते। अगर हमारी आबादी 52 से 60% है और अगर हम पार्लियामेंट घेर लेते और कहते जब तक 52% को 52% आरक्षण नहीं मिलेगा, क्रीमी लेयर नहीं हटेगा, तब तक संसद में न किसी को जाने देंगे, न संसद से बाहर किसी को आने देंगे। अगर पार्लियामेंट को घेरा होता तो पिछड़ों को उनके अधिकार मिल जाते। लेकिन आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने सोचा कि इनको अगर ये संसद को घेरने का काम करेंगे तो इन्हें अधिकार देना पड़ेगा। इनके अधिकार पर तो हमारे भाई बंधु कब्जा किए हैं, इन्हें अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों के घरों में आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल के लोग आए और कहने लगे कि अयोध्या में राम जी पैदा हुए हैं, हम लोग वहां राम जी का मंदिर बनाना चाहते हैं, इसलिए चलो अयोध्या। जिनको संसद घेरना चाहिए था उन्होंने अयोध्या चले गए, और अयोध्या चले गए तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिर गई। गिराने वाले में विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीन तोगड़िया, ये सारे के सारे पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम हैं। इन लोगों को आगे करके हमारा समर्थन लेकर के 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराने का काम किया। बाबरी मस्जिद गिर गई, पिछड़ों को क्या फायदा हुआ? पिछड़ों को फायदा नहीं हुआ, बल्कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो पिछड़े वर्ग के लोगों का हुआ। जो 52% नौकरियां पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलती, अगर वो मंडल की लड़ाई लड़ते तो 52% नौकरियां मिलती। उन्होंने कमंडल की लड़ाई लड़ी तो पिछड़े वर्ग की 52% नौकरियां भी चली गई। और अभी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, वहां मंदिर बन रहा है। मंदिर का ट्रस्ट मोदी जी ने बनाया। जिन्होंने कहा था कि हम पिछड़े हैं, उन्होंने ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट में एक भी पिछड़े वर्ग के आदमी को रखने का काम नहीं किया। हमने कहा अरे भाई मोदी जी,
आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल के लोगों, दूसरे पिछड़े वर्ग के लोग बढ़िया नहीं होंगे, लेकिन विनय कटियार तो बढ़िया है, कल्याण सिंह तो बढ़िया है, उमा भारती तो बढ़िया है, प्रवीण तोगड़िया तो बढ़िया है, ये तो तुम्हारे ही पार्टी में है, कम से कम इनको ट्रस्ट में रख लेते। लेकिन एक भी पिछड़े वर्ग के आदमी को ट्रस्ट में रखने का काम नहीं किया, सारे के सारे उन मनुवादियों को ट्रस्ट में रखने का काम किया। हमें समझने की जरूरत है कि वास्तव में हमारे साथ धोखा हो रहा है। हिंदू के नाम पर पिछड़े वर्ग को इस्तेमाल करो और फेंक दो, ये इनकी नीति है। 3 मुद्दों पर हम हिंदू रहते, जब वोट डालना हो तब बढ़िया वाले हिंदू, जब मुसलमान से लड़ना हो तब बढ़िया वाले हिंदू, और जब चंदा देना हो तब बढ़िया वाले हिंदू। लेकिन जब अपने हक अधिकार की बात करें तब हम हिंदू नहीं होते, तब तो SC ST OBC हो जाते हैं, इनके फायदे के लिए हिंदू। और जब अपने हक अधिकार की बात करें तो हिंदू नहीं होते। इसलिए तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं, ये लोग लगातार हमारे बीच में आकर प्रचार करते हैं, कहते हैं देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, इसलिए हमें वोट दे दो, ऐसा वो प्रचार करते हैं। इसलिए तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को मैं सतर्क करना चाहता हूँ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से कि इनके कहने में मत आना, इनके बहकावे में मत आना। आजादी के 74 साल हो गए, 74 साल में एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, मुसलमानों की एक भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है, बल्कि सच्चर कमीशन ये कहता है कि मुसलमानों के हालत अनुसूचित जाति से भी ज्यादा खराब हो गए हैं। इसलिए ये मुसलमानों का डर दिखा करके, हमारा समर्थन लेकर के देश पर कब्जा करना चाहते हैं। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया और जिस संविधान में हमें हक अधिकार दिया, वो संविधान खत्म करना चाहते हैं और हमारे लोगों को फिर से मनुस्मृति लागू करके गुलाम बनाना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को सतर्क होने की जरूरत है और इनको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि भारत में जो मुसलमान है वो कोई अरब ईरान से आए हुए लोग नहीं है, वो यही के हैं, हमारे DNA के भाई हैं, हमारे खून के भाई हैं। इसलिए जब भाई भाई लड़ते हैं तो दुश्मन को फायदा होता है, अगर भाई भाई इकट्ठा हो जाए तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा सकता है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा मेश्राम साहब के नेतृत्व में SC ST OBC माइनॉरिटी जो खून के भाई है, DNA के भाई है, उनको एक साथ लेकर के चल रहा है। और एक साथ अगर हम लेकर के चल रहे हैं तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और 2022 में योगी को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड भेजने का काम करेंगे और 2024 में नरेंद्र मोदी को भी भगाने का काम करेंगे। और जो ये नाइंसाफी का निजाम कायम है इसको ध्वस्त करेंगे और इंसाफ कायम करने का काम करेंगे। इंसाफ की लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग देंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद माननीय चौधरी विकास पटेल साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। साथियों को विधिवत आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय सिकंदर सिंह वाल्मीकि जो कि प्रदेश अध्यक्ष जलकल विभाग और उनके भाई आजाद सिंह वाल्मीकि जी को आमंत्रण करता हूं कि उनकी पूरी टीम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम साहब का स्वागत करने के लिए जल्द से जल्द आए और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को हमें आगे भी बढ़ाना है। माननीय सिकंदर सिंह वाल्मीकि प्रदेश अध्यक्ष जलकल विभाग नगर निगम, उनके भाई आजाद सिंह जी, उनकी पूरी टीम माननीय बावन मेश्राम साहब का स्वागत करना चाहती है। स्वागत की कड़ी में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के लोग भी तैयार रहे जो कि फूलमाला से स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के माननीय पास्टर साहब और उनकी टीम पूरी फूल और माला से और साहब को गिफ्ट भेंट करते हुए
उनको सम्मान करना चाहती है, उनका स्वागत करना चाहती है राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा माननीय सर्वेश कुमार पास्टर साहब और उनकी पूरी टीम इस मंडल स्तरीय भव्य रैली के अवसर पर इनका स्वागत कर रही है। भाई खजान सिंह और उनकी मिसेज दोनों लोग जल्दी आए माननीय मेश्राम साहब का स्वागत करने के लिए। मैं भाई सिकंदर सिंह वाल्मीकि को बुलाना चाहूंगा। 2 वक्त